ओबीसी पर फिर गरमाई सियासत, आरक्षण पर श्रेय लेने की आदत, कमलनाथ को मिले सम्मान पर सवाल, बीजेपी कर रही बवाल। मंगलवार का दिन कमलनाथ के लिए भी खास रहा और ये सवाल भी बन गया। दरअसल भोपाल में कुछ ओबीसी संगठनों ने पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का सम्मान किया। इतना ही नहीं, पंचायत में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का श्रेय भी उन्हीं को दिया। जब अल्प समय के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उन्होंने हमको आरक्षण दिया, 27% आरक्षण दिया। उसके अलावा जिन चीज़ों पर समितियां गठित होती हैं, उन समितियों में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को रखा जाए, ये भी उन्होंने उसमें अनुशंसा की थी और ये प्रावधान किया था। तो हम लोगों का धन्यवाद देना बनता था, सम्मान करना बनता था। अब कमलनाथ का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मोदी जी ने कभी पिछड़ा वर्ग की बात नहीं की, बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि वो पंचायत चुनाव को लेकर कभी कोर्ट नहीं गए। ये विधानसभा में खड़े हुए सोचते थे कि फिर से हम वोट बनाएंगे, फिर से हम सबको वोट बनाएंगे। मैंने कहा आप वोट करेंगे, आप तो वोट करें, हम तो वोट परिश्रम में और उन्मेषण में गए थे। आपका वकील का, आयोग का वकील का, वो शांत रहा। और मैंने कहा ये सब छोड़िए, मुझे पिछले वर्ग के आरक्षण की बात करिए। ये आप सबने देखा होगा, व्हाट्सएप टीवी में देखा होगा। ये सच्चाई सामने आई, पर ये ध्यान मोड़ना था। हमेशा कैसे ध्यान मोड़ा जाए। उधर ओबीसी से कमलनाथ को मिले सम्मान और उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। प्रदेश में 51% आबादी ओबीसी की है। इसके आरक्षण का मसला हमेशा ही सियासत का मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस शुरू से ही अड़ी हुई दिखी है। अब इस पर श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल यही है कि क्या ये 2023 के लिए सोशल इंजीनियरिंग है? क्या यही वो सीढ़ी है जो कांग्रेस को सत्ता तक ले जाएगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है ओबीसी आरक्षण, श्रेय लेते नेतागण। तो ये तो राजनीति का और सियासत का बहुत मजबूत हिस्सा है। आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि रूलिंग पार्टी इसमें एज लेकर चलते हैं, उनका दबदबा अधिक होता है जब भी श्रेय लेने की बात आती है। और मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल और उसके मुखिया कमलनाथ तो ये आरोप भी लगाते रहे हैं सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी पर, कि वो श्रेय लेने की राजनीति करते हैं। लेकिन मंजर मुख्तलिफ था, भिन्न था, और अब की बार श्रेय लेने का मौका शायद कांग्रेस की तरफ था। और या तो सलाह भी दी गई हो कि साहब अब हमें सिर्फ संघर्ष ही नहीं करना है, बल्कि ये मैसेजिंग भी ड्रॉप करनी है कि हम इसके लिए श्रेय लेने की तरफ भी बढ़ें। राजनीति है, इसको भी हम नहीं कहते कि इसमें भी कहीं कोई गलत बात है, अनुचित बात है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के आयोजन कितना इम्पैक्ट उस वर्ग तक छोड़ते हैं जिसके लिए इस तरह के आयोजनों की संकल्पना की जाती है और जिसके लिए ये पूरा तामझाम रचा जाता है। कांग्रेस ये तो मान रही है, इस आयोजन ने ये बताया है कि पिछड़ा वर्ग का ये मसला उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है, और वो कहीं ना कहीं ये भी मानती है कि इस मसले पर बीजेपी कुछ दुविधाओं से और कुछ कानूनी मसलों में भी ऐसी उलझी कि जिसका फ़ायदा शुरू में बैकफुट पर रहते हुए भी कांग्रेस को मिल गया है। अब कांग्रेस इस पूरे मसले को एक ऐसी राजनीति या ऐसे श्रेय लेने की एक पॉलिटिक्स की तरफ भी ले जा रही है जहां वो ये कहना चाहती है कि इसके लिए पूरी तरह से आप उसको जिम्मेदार मान सकते हैं कि उसने ओबीसी के लिए उनके हितों की वकालत करते हुए सामने आने का एक मजबूत साहस दिखाया है।
लेकिन बात फिर जनता के पाले में ही जाएगी कि वो इसे किस रूप में देखती और समझती है। तो एक बार फिर ओबीसी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में सेंटर केंद्र में नज़र आ रही है। हम बात करेंगे इसी विषय पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। संदीप पौराणिक जी हैं मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं सर। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत उनका। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और पहली टिप्पणी संदीप पौराणिक जी की, किस तरह आप देखते हैं आज मंजर? आमतौर पर हम सत्ताधारी दल में देखते हैं इस तरह की चीज़ें जहां इस तरह के आयोजनों की रूपरेखा रची जाती है, लेकिन इस बार बाजी कांग्रेस ने मारने की कोशिश की है। क्या वाकई बाजी मार ली है? शरद जी, स्वाभाविक सी बात है, जो जिस वर्ग का वोट प्रतिशत आधे से ज़्यादा हो उसे लुभाने की कोशिश दोनों राजनीतिक दल करेंगे। पहले आरक्षण का मसला आया, उसको लेकर कमलनाथ के काल में 27% आरक्षण की बात हुई, मामला अटक गया, कोर्ट में गया और तमाम बातें हो रही। जहाँ तक आपने बात कही, स्वाभाविक सी बात है कि जो राजनीतिक दल फ्रंट फुट पे आके खेलता है उसे राजनीतिक लाभ मिलता है। अभी तक हम कांग्रेस को देख रहे थे कि कांग्रेस ये कहती थी वो जमीनी तैयारी कर रही है, जमीन पर जाकर संदेश दे रही है। पहली बार अरसे बाद, मैं ये कहूं कि सत्ता से बाहर होने के बाद एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश हुई है कांग्रेस के जरिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर उस वर्ग तक जिसके लिए आरक्षण की बात हुई थी, अगर कांग्रेस ये संदेश पहुंचाने में सफल होती है कि 27% हम तो आरक्षण देने तैयार थे, हमने कोशिश भी की, लेकिन बीजेपी ने उसमें बाधा उत्पन्न की, तो कांग्रेस को एज मिल जाएगा। अब इंतजार सिर्फ ये है कि इसका जवाब बीजेपी किस तरह से देती है, क्योंकि राजनीति में है, एक वार करता है, दूसरा पलटवार करता है। अब इंतजार सिर्फ बीजेपी का है कि उसका रुख क्या होता है। इस पर क्या रुख है डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी का? देखिए, आनंद का समय है और आपने एक सिरे से उसको पकड़ा, दूसरा सिरा से मैं पकड़ के आपको बताता हूँ कि देखिए क्या होता है। विपक्ष का काम क्या होता है? आमतौर पे आंदोलन करना होता है साहब, चेताना होता है सरकार को। आभार तो तब होता है जब सरकार वो काम कर दे। तो सरकार मतलब, इसका मतलब ये हुआ पिछड़ा वर्ग कल्याण का सारा काम जो था वो किसने करा? शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कर दिया। इसीलिए अब साल भर पहले कमलनाथ जी ने कहा अपन आभार ले लेते हैं इसका, काम तो हो गया है। तो एक बात तो चलो उन्होंने मानी कि शिवराज जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण का भारी काम हुआ, जबकि हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस देश में पिछड़ा वर्ग आयोग यदि बनाया तो मोदी जी ने बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी जी ने दिया। पिछड़े वर्ग की बात 70 साल से हो रही है शरद जी, पर किसने किया? मोदी जी ने दिया। फिर उसके बाद 27% त्रुटिहीन आरक्षण मोदी जी ने दिया, 10% सवर्णों के साथ में, पिछड़े सवर्णों के साथ में। आज तक किसी अदालत में वो लंबित नहीं है। अदालत में जो लंबित था उस विषय को भी मजबूती से शिवराज जी लड़ रहे हैं। हम 26% पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव करा रहे थे, 6 तारीख को पोलिंग होनी थी, तो कांग्रेस के वकील गए, तनखा साहब गए, लिफाफा ले आए, रुकवा दिया उसको। आज तक वो अधर में अटका हुआ। ये सबको सब पता है। आज के भी कार्यक्रम में इसीलिए आपने देखा होगा, चौधरी साहब गवाह है इस बात के, कि साहब अरुण यादव जी, आपको मालूम, कुछ मित्रों ने उनसे बात करी शरद जी, मैं आपको बताऊं, तो उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा वो कमलनाथ जी से लो बाइट आप। जबकि अरुण यादव जी, सुभाष यादव जी कद्दावर नेता रहे हैं साहब पिछड़ा वर्ग के, उनको नहीं बुलाया। दिग्विजय सिंह और उनके शिष्य आपको आज बिल्कुल मंच के आसपास भी नहीं दिखे होंगे। तो बल्कि वहाँ गदर मची, कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ हाथापाई, सब वीडियोस आपने भी देखे होंगे कि वहाँ क्या हाल हुआ। होता ही है, क्योंकि सम्मेलन ही कांग्रेस का था भाई। कांग्रेस के कुछ लोगों ने इकट्ठा करके, और राजमणि जी ने पूरी उसकी कल्पना करके उन्होंने कहा कि एक जेब से 10 का नोट निकाल के दूसरी जेब में डाल लेते हैं, तो ऐसा कुछ आयोजन हुआ। अच्छा, वो भी काम ठीक से नहीं कर पाए शरद जी, मतलब वो भी निर्विघ्न हो जाता तो हमें अच्छा लगता। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चौधरी साहब जैसे लोग देखो घर से आज आप बैठे हुए हैं, अरुण यादव जी घर बैठे बाइट नहीं दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह और उनके साथी नहीं आए, अजय सिंह केरवा कोठी में है सर, वहाँ से मंच तक आने में दूरी लग गई। और तो और धनोपिया साहब हमारे साथ रोज बैठते हैं शरद जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, आपको कहीं मंच पे नहीं दिखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं सुझाव दूंगा कि करें, लेकिन थोड़ी सी अकल भी लगाएं इसमें कि भाई इन लोगों को बुला लें जिससे इसकी स्वीकार्यता बने। तो जैसा त्रुटिपूर्ण प्रयास उनका पहले था, आज श्रेय लेने में भी थोड़ा सा वो गड़बड़ कर गए। चौधरी साहब, आप भी इसके लिए तो शायद डॉक्टर साहब को बधाई देंगे कि
कांग्रेस का हालचाल जानने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जो भी दावे उन्होंने किए हैं आपके नेताओं से जुड़े, पार्टी से जुड़े, सब में उनका गहरा अनुराग कांग्रेस को लेकर बार बार छलक रहा था। जी, आपकी बारी। द्विवेदी जी, डॉक्टर साहब ने तो पूरी व्याख्या अपने तरीके से, ऐसा लगा जैसे बीजेपी नहीं कांग्रेस को ही देख रहे हैं अंदर तक जाके राजनीतिक रूप से। जी, एक मंत्री जी का आपने पहले सुनवाया भोपाल के, कि वो तो इतनी हल्की बात कर गए कि कमलनाथ जी पैसे देके सम्मान करवा रहे हैं। भोपाल की जमीनें, भोपाल के पैसे किस लोग, कौन लोग ले रहे हैं, ये आम जनता भोपाल की जानती है। मैं आना चाहता हूं आपके विषय में। अभी वाजपेयी साहब ने कहा कि पहली बार मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया। मैं उनकी याददाश्त के लिए और उनके बताना चाहता हूं कि 1953 में कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 340 के अंतर्गत हिंदुस्तान की पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया गया जातियों के लिए, पहली बार 1953 में। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय युग पुरुष जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर उसके बाद मैं मध्य प्रदेश पे आ जाऊं तो 77 में जनता पार्टी की सरकार रही, सुंदरलाल पटवा जी रहे, कैलाश जोशी जी रहे, सकलेचा जी भी रहे, लेकिन कभी संविद में भी इनकी सरकार रही, कभी पिछड़े वर्ग के हित के लिए काम नहीं किया। ये निर्णय जब 80 में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1983 में रामजी महाजन कमीशन का आयोग का गठन किया और उसकी जो सिफारिशें लागू की गई उसको बीच में पटवा जी ने भी नहीं देखा। कूड़ेदान में पड़ी रही वो सिफारिशें पिछड़े वर्ग की, जिसमें 83 जातियों को, समूहों को सम्मिलित किया गया पिछड़े वर्ग में। एक ऐतिहासिक निर्णय था कांग्रेस का, जिसको लागू किसने किया? श्री दिग्विजय सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 93 में। और मैं इस बात को इसलिए इंगित कर रहा हूं कि पटवा जी भूल सकते हैं, मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य थे बुधनी से। वो एक अशासकीय संकल्प लाते इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी होते। मैं कंप्लीट कर लूं वाजपेयी साहब। नहीं सर, आयोग बना नहीं सर, आपकी कहानी पूरी हो जाएगी, लेकिन आयोग नहीं बनेगा इस दौरान 53 का। अब आप सुन लो, और ये जो मैं बोलता हूं वाजपेयी साहब, नहीं मैं सहमत, अगर आप कभी, हाँ मैं पढ़ के बोलता हूं और जो लिखा पढ़ी, आयोग बना देना बीच में कभी आप, तो बस मैं वो देखना चाहता हूं। उसके बाद द्विवेदी साहब जी, हमने 82 बिरादरियों को, समूहों को पिछड़े वर्ग में जोड़ने का काम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सदारत में मुख्यमंत्री काल में किया। पहली बार मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग का गठन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने किया 94-95 में, ताकि गरीब और पिछड़े वर्ग आयोग का तब भी नहीं हुआ। अब मैं आपको अमेंडमेंट की तारीख बता दूं सर, गठन आयोग का तब भी नहीं हुआ, ये कह रहा हूं। अब मैं आपको तारीख बता देता हूं, अगर आप आयोग के गठन की बताना सर, और अध्यक्ष कौन था? अब राधेलाल जी वर्तमान में अध्यक्ष थे, अभी है बीजेपी में, हटा दिया उनको। अब आप डिस्टर्ब करोगे मुझे आप डिस्टर्ब करोगे, समझ रहा हूं सर। जैसे आपने नेहरू जी को बोल दिया, कर लीजिए सर, और मुझे लगता है थोड़ा संक्षिप्त आप कर लेंगे। नहीं, मैं 10 सेकंड में, डॉक्टर वाजपेयी के पास कम वक्त रहेगा आपको। चौधरी साहब ने 10 सेकंड में 53 का प्रस्ताव लिया। 53 में पहली बार वो निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे, और जो पिछड़ा वर्ग का जो प्रस्ताव था वो अंबेडकर जी के संविधान के तहत डिस्कशन से होकर निकल कर आया था। जो सरकार बनी थी, जो अंग्रेज बना गए थे, तो वो उससे मूलक प्रस्ताव था जो स्वीकार हुआ। जी, अब आरएसएस की सरकार थी। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, अंबेडकर साहब थे, दोनों कांग्रेस के नहीं थे। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे। श्रीमान सुधारिए सर, देश के मंत्रिमंडल में थे, जो इंटरिम सरकार थी, नेहरू जी की नहीं थी। अब फिर आप व्यस्त वो कर रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्रिमंडल उसके प्रसाद स्वरूप है। सर, अंतरिम सरकार एक ही हुई है स्वतंत्र भारत की, वो नेहरू जी की नहीं थी, भारत की थी। भारत की थी अंतरिम और सरकार नेहरू जी थे। अब आप सुन लो, प्रधानमंत्री थे ना सर, उसके बाद चुनाव हुए, पूरी कर लीजिए। उसके बाद की सरकार आज हम दूसरे विषय पर हैं। जी जी जी, मैं मूल बात पे आ रहा हूं कि पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश में किसने कल्याण के बारे में सोचा। ये जो सिफारिशें थी वो दिग्विजय सिंह जी ने लागू की।
शिवराज सिंह जी सदन में रहे लेकिन उन्होंने अशासकीय संकल्प तक नहीं लाए। जब 27% आरक्षण का निर्णय वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर दिया अपने मंत्रिमंडल से, तत्कालीन सर, वर्तमान तो नहीं है। तत्कालीन, जी हाँ तत्कालीन जोड़ देता हूँ, तत्कालीन जोड़ बिल्कुल शुद्ध कर देता हूँ, जी जी शुद्ध कर देता हूँ। जी तत्कालीन मुख्यमंत्री तो मानोगे, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जी ने ये निर्णय किया पिछड़े वर्ग के लिए, और उस 27% आरक्षण का उनके मंत्रिमंडल ने निर्णय किया। जो लागू करना चाहिए था वो आपने लेकिन नहीं किया और ना कर पाए। किया आपने, और 9 दिन में सर अरे, आपने कैविएट नहीं लगाई, इसलिए कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब आप फिर वही बात करते जा रहे हो। आप तो वो बारात आ रही थी और दुल्हन लूट के ले गए डाकू। सर सब आपने किया सर, यही तो पूछ रहे हो, कारवा क्यों लूटा था जब सब कर लिया था, तो शादी हुई क्यों नहीं? चलिए सर, चौधरी साहब, ना विदाई हुई ना शादी हुई, और कहानी सुना रहे हो पूरी आप दादाजी। आपने जो पूरी बात कही चौधरी साहब, उसमें जो आपका दावा है कि ये सारी पहल कांग्रेस की तरफ हुई है, जो सवाल बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वाजपेयी का है कि फिर पिछड़ा वर्ग आयोग का विधिवत गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए जिस तरह की एक दबाव समूह की तरह कार्य करना था उसमें, और ये जो कोर्ट का आरोप लगता है इस पर तो बहुत सवाल जवाब हो चुके, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इसका किसी न किसी रूप में क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया, ऐसा बीजेपी की तरफ से प्रश्न है। और इसको लेकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की तरफ क्यों नहीं बढ़ सकी? ये दो प्रश्नों के उत्तर आप जो भी उत्तर मैं दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि उनके गरीबी रेखा में रहने वाले और पिछड़े वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके लिए दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में एक वित्त आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग का, जो सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों को, अरे अब आप मना कर रहे हो। नहीं, आप उधर देखिए मत, आप पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है, आप बार बार गलियों में ले जाते हो हमको, तो घुमा देते हो। गलियों में तो मैं ले जा रहा हूं, बहुत सीनियर लीडर है सर। जी 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 चौधरी साहब, चलिए वो हो गया सर। आप तो पूर्व मतलब तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार की तरफ आ जाइए। दिग्विजय सिंह जी ने किया, वित्त आयोग का गठन किया, जो इस वर्ग के वंचित और कमजोर लोगों के लिए वित्त व्यवस्था करता था, वित्त पोषण करता था। जी 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 मूल बात यह, हितैषी कौन है? हितैषी कांग्रेस, शिवराज सिंह चौहान है। वाह, आज उन्होंने स्वीकार किया, कमलनाथ जी ने 90 से 91 तक बैठे रहे वो शांत। सर आभार ले लिया आज कमलनाथ जी ने। आगे क्या योजना है चौधरी साहब, आगे क्या सोचते हैं आप? इसको कांग्रेस किस तरह टेकअप करती है? और कमलनाथ जी को अगर आप दावा कर रहे हैं श्रेय, तो क्यों श्रेय? कांग्रेस ने बड़ी शिद्दत के साथ निर्णय किया है, कांग्रेस की प्रतिबद्धता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और पिछड़े वर्ग के 52% लोगों के लिए उस 27% आरक्षण के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगी। और मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव जी बिना आरक्षण के 27% के नहीं होगा। ये रुकवा दिया आपने, 26 पर हो रहा था, रुकवा दिया आपने। चलिए मैं संदीप पौराणिक जी की तरफ आता हूँ। पौराणिक जी, दोनों राजनीतिक मेहमानों की बातचीत से ये तो साफ हो गया कि 2023 के हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अभी इसमें कई खंड और उपखंड जुड़ेंगे 2023 के पहले तक। कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उन रूलिंग्स के परिपालन में सरकारों के फैसले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी शामिल है। फिर अपनी सीमा मर्यादा के भीतर, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि जहाँ जहाँ कोर्ट का निर्णय चुनौती नहीं बनता है, वहाँ वहाँ हम 27% आरक्षण का पालन भर्ती में भी कर रहे हैं, और तमाम जो जहाँ परीक्षाएं हैं वहाँ भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं, कहाँ किस तरफ जाता हुआ दिखता है आपको 2023 के पहले? क्या ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है? और हम ये माने कि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में भी जिस तरह के घटनाक्रम 2023 में घटेंगे उसकी छवि समेटे ये मसला बहुत अलग रूप में नजर आएगा? शरद जी, आप ये मानिए कि पहले तो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, अगर ऐसा हुआ कि ये चुनाव लंबे समय तक टल गए तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक दल जिस पर ठीकरा फोड़ देगा कि इसके लिए ये दोषी है और जनता के बीच वो बात स्थापित कर देगा,
उस राजनीतिक दल को लाभ मिल जाएगा। जैसे आपने 2023 की बात कही, स्वाभाविक सी बात है कि अभी से माहौल बनने लगा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। एक तरफ बीजेपी दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है, आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पिछड़े वर्ग का मसला उठा रही है। कुल मिलाकर आप क्या इस रूप में भी देखते हैं कि कांग्रेस इसीलिए कुछ जो आरोप लगा कांग्रेस पर, क्या डिलेड टैक्टिक्स का इस्तेमाल कांग्रेस करना चाहती है? क्या आप इस बीजेपी के अभियोग से सहमत हैं और आप कह रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकता है? स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों इस बात को लेके बात बढ़ा रहे हैं कि जो चुनाव रुके हैं पंचायत के और नगरीय निकाय के, इसके लिए एक दूसरे पे आरोप लगाने में लगे हुए हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो स्थापित करने में सफल हो जाएगा जनता के बीच, वही राजनीतिक तौर पर माइलेज ले जाएगा। और आने वाले समय में, जैसा मैंने पहले कहा कि अभी कांग्रेस आगे बढ़ी है, बीजेपी कितना आगे बढ़ती है। शरद जी, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो राजनीतिक दल पिछड़े वर्ग की बात करके पिछड़े वर्ग के नेता को आगे लाएंगे, अगर आपने पिछड़े वर्ग के नेताओं को घर में बिठा दिया और दीगर नेता आगे आए, तो यह संदेश नहीं जाएगा लोगों के बीच कि वाकई में आप पिछड़ों के हिमायती हैं। दूसरे दल को हमला करने का मौका मिल जाएगा। इससे भी राजनीतिक दल को बचना होगा। बिल्कुल, आपने ये काफी मत जी डॉक्टर वाजपेयी। मैं शरद जी, जैसे देखिए, कांग्रेस बहुत चतुराई से चीज़ों को गढ़ती है, गढ़ना भी चाहिए, उनको स्कोर करना है, जैसा पुराणिक साहब ने बोला। लेकिन देखो, वर्ग और जो अफेक्टेड वर्ग है वो भी पढ़ता है। जैसे छोटी सी बात आई, जो 53 की बात कही, भाई 53 की बुनियाद थी संविधान सभाओं की डिबेट्स, जो आपके लिए भी अवेलेबल है शरद जी, आप लोग भी जानते हैं। और आप सब जानते हैं कि नेहरू जी ने पूरी ताकत लगा दी थी कि पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक में आ जाए, माइनॉरिटी स्टेटस की तरफ वो लोग बढ़ना चाहते। लेकिन साहब मना किया कि नहीं साहब, इस जगह नहीं आएंगे। यही चीज़ें दलितों के साथ भी हुई थी, तो अम्बेडकर जी ने मना कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी उसमें, मतलब बहुत कई पृष्ठों में लिखी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उस बुनियाद के आधार पर आगे एग्जीक्यूशंस हुआ विभिन्न समुदायों के लिए, और उसका केवल राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस करते आई, उस पर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं आया। और यही कारण था कि आयोग सब कुछ होने, चौधरी साहब का दोष नहीं है, भाई बना ही नहीं ना आयोग, तो चौधरी साहब बेचारे क्या कर लेंगे? वो वित्त आयोग की बात कर सकते हैं, फलाने कुपोषित पोषित आयोग की, लेकिन साहब जो मूल आयोग था वो बना ही नहीं, तो इसलिए वो बेचारे कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में है ना, बना ही नहीं, तो उसका कोई क्या कर लेगा। अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए जो बात पुराणिक साहब ने कही, भाई हमने 3 मुख्यमंत्री, जिसमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उमा जी हो गई, बाबूलाल गौर साहब हो गए, शिवराज जी हो गए, हमने पिछड़ा वर्ग ये सोचकर नहीं दिया कि उस वर्ग से, लेकिन हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग के नेता उभरते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 54% पॉपुलेशन में नॉर्मल ऑक्यूपेंसी पिछड़े वर्ग की है। ये मंच से खींच के उतार देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अरुण यादव, आप कल्पना कर सकते हैं साहब, सुभाष यादव जी और अरुण यादव जी के बिना आप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की कल्पना कर रहे हैं। विभा पटेल जी को आप नीचे उतार दें, क्या झगड़ा हुआ है वहाँ पे, धनुपिया जी को नहीं चढ़ने देते। तो देखो साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस वर्ग के मानदंडों को ही आप मंच पर ना आने दें। और खुद का कार्यक्रम भी है, राजमणि जी बाजू में बैठ के पूरे संचालित कर रहे हैं, खुद ही घर के कार्यक्रम, तो घर में ही सम्मान नहीं दे रहे हैं चौधरी साहब, तो समाज में क्या होगा? जी चौधरी साहब। देखिए, मैं ऐसे वाजपेयी साहब जैसी भाषण और उस पर बात नहीं करूंगा। द्विवेदी साहब, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्ग की कैबिनेट बना दी, पूरी सब कमेटी मंत्रिमंडल की, और उसमें एक भी अदर कास्ट का आदमी नहीं लिया। उसमें क्या बुराई है? अरे आप सुन लो यार, अब भैया आप नहीं, क्या बुरा लगा इसमें? सुन लीजिए, मुझे लगा, कॉन्स्टिट्यूशनली जो लगा वो बता रहा हूं मैं, संवैधानिक लगा वो बता रहा हूं। अब आपको तो सुभाष यादव जी पे बोल रहा है, अरुण यादव पे बोल रहा है, तो नहीं बोले सर, बुरे आदमी है वो क्या? अब बेशक बोलिए, बेशक बोलिए। अरे चलिए बोलिए चौधरी साहब, आप अच्छा आज आप बता दीजिए, सुभाष यादव जी को मंच पे होना चाहिए, अरुण यादव जी को होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं वो स्वीकार करके घर चला जाऊंगा। मुझे हाँ, मैं स्वीकार करके घर चला जाऊंगा। उमा भारती की क्या दुर्गति आपने कर दी, पिछड़े वर्ग की नहीं थी क्या? मतलब आप सहमत है कि अरुण यादव जी को होना चाहिए था? मैं ये पूछ रहा हूँ, उमा भारती किस स्थिति में? मुद्दे से हट रहे हैं हम, मुद्दे से हट रहे हैं। मंच आपका है। चौधरी साहब, आप मूल मुद्दे पर आइए। आप कैबिनेट की बात कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं वही बात कह रहा हूँ द्विवेदी साहब, कि कैबिनेट के मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी बनाई कैबिनेट की, और उसमें चुने हुए 5 पिछड़े वर्ग के ले लिए कि ये पिछड़े वर्ग की आयोग की सिफारिशों को
अनुशंसा करेंगे। इसमें गलत क्या, बार बार सवाल वही है। अरे भाई अब कमाल कर दिया आपने, सुन तो लो भाई। सर वो नहीं बोल रहे आप बार बार, भाई सत्ता में उनकी भागीदारी आपको बुरी क्यों लग रही है, ये बता दीजिए। चौधरी साहब, क्या आपको इसमें कुछ अनुचित दिखता है संवैधानिक दृष्टि से? क्या आप इसको गलत मानते हैं? मुझे दिखता है, मुझे पिछड़े वर्ग को सत्ता की चाबी मिलती है, आपको क्या दिक्कत है उसमें, बताइए। अरे भाई सुन तो लो मेरे भाई। अब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जी, जवाब तो ले लो वाजपेयी साहब, जवाब थोड़ी दीजिए, तसल्ली जवाब करो। दीजिए जी। मेरा मानना द्विवेदी साहब ये है, जी द्विवेदी जी, जी, कि वो जो मंत्रिमंडल के अन्य सम्मानित सदस्य हैं जो गैर बिरादरी के हैं, पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी ये मानते हैं कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर सकते। क्या बात इसलिए कर, उनको मतलब दरकिनार कमतर कर मानते दिया। हैं आप? मतलब पिछड़े वर्ग के मंत्री तक को आप कमतर मानते हैं किसी काम के लिए? नहीं, उनको नहीं साहब मान रहा हूं चौधरी जो साहब, ये यही 3000 साल तक किया है, इसीलिए हालत है आज अपनी कि आज भी आप अपने आप को ऊपर मानते हैं और पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को नीचा मानते हैं, नाकाबिल मानते हैं। आपकी पार्टी का अगर मैं अभिमत मानूं चौधरी साहब इसको, तो फिर आपको कोई इंटरवेंशन करना था इसमें? मैंने कहा है जी, मैंने कहा है, स्टेटमेंट दिया है, मैंने वीडियो जारी किया है। कमलनाथ जी ने क्या कहा है? पार्टी सुनो ने? यार भाई, सुन लो वाजपेयी साहब, मैंने ये कहा है कि उन मंत्रियों का अपमान है जो मंत्रिमंडल के सदस्य रह गए हैं, उनको इस योग्य नहीं समझा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई सर आप पिछड़े वर्ग को अयोग्य मान रहे हैं कि उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उन मंत्रियों की बेइज्जती है जो अन्य बिरादरी के हैं, और ये संकीर्ण मानसिकता मध्य प्रदेश में खत्म करनी पड़ेगी। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों को ही अधिकार दिए जाएं? चौधरी साहब, क्या आपकी पार्टी में उच्च स्तर पर चर्चा हुई इस विषय को लेकर, और उनकी क्या सहमति असहमति रही इससे? मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक सामूहिक मंत्रिमंडल की जो जिम्मेदारी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मुख्यमंत्री उसका प्रमुख होता है और एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आप सिर्फ पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को लेके एक सब सिर्फ क्यों हुआ शरद जी, मेरी आपत्ति है मंत्रियों में भेदभाव क्यों? वो सिर्फ पिछड़ा, वो क्या पिछड़े के आधार पर चुन के आते हैं? वो आपसे कमतर हैं क्या? अपने साथियों से कमतर हैं क्या? उन मंत्रियों की उनको आप नीचा समझते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब आप? मैं कह रहा हूं उन मंत्रियों का अपमान सर, आप अपमान कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप बोलते हैं अयोग्य। चलिए सर, मुझे लगता है हम विषय से हट रहे हैं हम। मैं फिर आता हूं। सारंग का अपमान है जी, आप सुधारिए। मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा। संदीप जी, मुझे लगता है मैं इसको जातिगत मुद्दे पर न ले जाए। जी संदीप जी। शरद जी, ये तो शुरुआत है। 27% आरक्षण को लेके जो शुरू हुआ है राजनीतिक तौर पर घमासान, वो आने वाले समय में 23 तक यही नज़ारा देखने मिलेगा। पूरी राजनीति आरक्षण पर केंद्रित होकर रह जाने वाली है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग हो, क्योंकि बात वोट की है और राजनीतिक दलों को सिर्फ वोट चाहिए। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि निश्चित तौर पर समाज का जो भी वर्ग वंचित है और जिसको अधिकारों की ज़रूरत है, हमारा संविधान उसका कस्टोडियन है और उसने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं कि समाज के उस वर्ग के लिए वो एक मजबूत आवाज़ बनकर हमेशा खड़ा रहे। लेकिन इतना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा इस बातचीत में कई जगह रिफ्लेक्शन जाने अनजाने में नज़र आ सकता है, कि ये जातिगत ध्रुवीकरण की तरफ ना मुड़ जाए ये चर्चा, ये कहीं उस तरफ ना चली जाए कि जिससे हमें ऐसा लगे कि हमारे बीच में ही कहीं कुछ हेट्रेड या कहीं कुछ ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं जो हमें एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। और यही वो सही समय है जब अगर सियासतदां और सियासी दलों की मजबूरी समझ में आती है तो कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेशन सामने आना चाहिए। मैं शायद बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ कम्युनिटी से, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है कि हम एक भारत और एक हिंदुस्तान और आगे बढ़ते, तेज़ी से आगे बढ़ते भारत की बात करते हैं और निश्चित तौर पर हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा बीते 1000 साल में है वो हमारी एक ऐसी डाइवर्सिटी रही है जिसका फ़ायदा पहले आक्रांताओं ने भी उठाया और बाद में अंग्रेज़ों ने, डच ने, पुर्तगीज़ ने, इन सब ने उठाया। तो ये बिल्कुल सही समय है कि समाज इसका जवाब दे बहुत बेहतर तरीके से कि हम एक हैं और एक रहेंगे। और इस तरह के एग्रेसिव स्लोगन्स आए भी सामने, तब भी हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। और हमारे राजनेताओं की समझदारी पर मैं कोई सवाल नहीं उठाता हूँ, हमें समझ आती हैं उनकी चुनौतियाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इस देश के निर्माण में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका एक मजबूत योगदान है और इसकी अपेक्षा उनसे हमेशा रहेगी तमाम चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच में। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया संदीप पौराणिक जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा।